जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम 8 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन आने वाले जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछने जाने वाला है वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर ही लगभग डाल देता है 60 से 70%। बाकी जो है 30% वो बुक आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये हम क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं इस किरण पब्लिकेशन के बुक से करवा रहे हैं वॉल्यूम 1 का, जो कि 1 से लेके 60 सेट तक है। ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम और रिजल्ट होने के लिए। देखिए इसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 14 से लेके हम 25 तक कंप्लीट कर लेंगे, जो भी बचेगा 11-12 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 और द्विघात समीकरण p इंटू kx² प्लस x बराबर 0 का मूल जो है वो -5 है, तो पूछ रहा p और k के मान क्या है। तो दो द्विघात समीकरण दे दिया है आपके सामने और इसका मूल भी दे दिया वो -5। तो -5 इसका मूल होगा, यानी x का एक मान तो होगा -5 होगा ना। तो ये -5 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, तब 0 आना चाहिए पुट करके। तो जब मूल इसका है तो इसमें सेटिस्फाई भी तो करेगा ना। तो देखिए पहला हम इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 है ना। अब देखिए यहाँ पर मूल दिया हुआ है -5, यानी x बराबर दे दिया है आपके सामने -5। x के दो मूल होंगे, ये दे दिया है मूल 1, तो इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो अब देखिए 2 इंटू एक्स का मान -5 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस p इंटू -5 करेंगे, ये आएगा ना -15 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 -5p -15 बराबर 0। अब देखिए क्या आ जाएगा, 35 बराबर कितना आ रहा, 5p आ रहा। तो p बराबर कितना आएगा, 7 आ रहा, 7 आ रहा ना। अब देखिए p बराबर 7 आ रहा, तो आप p का मान इस सेकेंड वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो k का मान निकल जाएगा। अभी तो p का मान आया है ना, हमसे k का मान भी पूछ रहा। तो k का मान निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में p का मान 7 इंटू k इंटू और x का मान कितना पुट करेंगे, -5 का होल स्क्वायर, फिर ये -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 इंटू आपका आ जाएगा 25 के -5 इक्वल टू 0 आ रहा। ठीक, अब कुछ नहीं करना, ये 0 उधर हो जाएगा, तो 25 के -5 बराबर 0, तो 25 के बराबर 5 आ रहा, तो के बराबर क्या आएगा मेरे भाई, 1/5 आ जाएगा। 5/25 मतलब 1/5, इसको हम तोड़ेंगे तो कितना 0.2 आ जाएगा। तो p का मान 7 आया, k का मान जो है 0.2 आ गया। कोई ऑप्शन है तो देखिए ये ऑप्शन तीनों माइनस में किसी न किसी में लगा हुआ, तो प्लस में दोनों ऑप्शन आ रहा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर के। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल था और लेकिन अच्छा था। देखिए एक और सवाल है और ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही प्यारा सवाल है। बोल रहा रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हरीलाल ने उतना ही धनराशि 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हरीलाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला, तो पूछ रहा हूं उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति रहीम है, दूसरा व्यक्ति हरीलाल है। ये दोनों कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में और दोनों जो है ना सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लेते हैं जितना रहीम करता है 100% मान लेते हैं 100 रुपया निवेश करता है, तो हरीलाल भी 100 रुपये निवेश करता है। अब देखिए रहीम का निकाल लीजिएगा
100 रुपये पर इंटरेस्ट निकालिएगा 3 वर्ष के लिए 5% की दर से, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 15% आ जाएगा, डायरेक्ट 15% आ जाएगा, लिख देना ठीक। 15% आएगा। उसके बाद हरीलाल का कितना आएगा, तो हरीलाल का भी 100 रुपये पर इंटरेस्ट निकालिएगा तो 2 वर्ष के लिए 7% की दर से, तो कितना आएगा 14%। मतलब कि रहीम को जो इंटरेस्ट आएगा ना वो 15% आएगा और हरीलाल को जो है 14% आएगा। लेकिन बोल क्या रहा है कि रहीम को हरीलाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो 30 रुपये अधिक ब्याज किसके कारण मिलता है, यही 1% के कारण मिलता है ना, 1% के कारण। तो 1% का वैल्यू कितना है, 30 दिया हुआ है मेरे दोस्त, 30 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा हूं उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है, तो इनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है, 100 रुपया है। 100% ही है ना, 100% माने थे, तो दोनों का सेम नहीं, तो 100% का ही मान पूछ रहा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, यानी 3000 रुपया हो जाएगा आपका किसका वेतन, इनके द्वारा निवेश किया गया धनराशि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 0 जो है वो नहीं होगा, ठीक, 3000 रुपया होगा और हरीलाल का भी उतना ही होगा ना। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो सीधा इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आप पंक्तियां 15% कर दीजिए। उसके बाद क्या है, इसका जो है सदुना 14%, अंतर कितने का है, 1% का वैल्यू कितना दिया हुआ 30, तो 100% का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए, 3000 रुपया हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम करते हैं। यदि मेरे सामने सवाल आता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, आपको इतना बताएं समझाने के लिए ताकि समझिए। मेरा उद्देश्य खुद पढ़ना नहीं है, आपको समझाना है, इसीलिए हर जो पॉसिबल तरीका होगा सब आपके सामने रखने वाला है। देखिए एक और सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बीसी पर दो बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि बीडी बराबर डीई बराबर ईसी है। तो पूछ रहा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो चीजें जो है ना क्लियर हो जाएगी। त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये त्रिभुज एबीसी दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल जो है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब बीसी पर दो बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है, डी एवं ई इस प्रकार है कि बीडी बराबर डीई बराबर ईसी दिया हुआ, यानी तीनों का जो है ना लंबाई बराबर दिया हुआ, बीडी बराबर डीई बराबर ईसी। भुजा बीसी को 3 बराबर भागों में बांट रहा। अब देखिए पूछ रहा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, नहीं निकलेगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए यदि हम थोड़ा देर के लिए ए को ई से भी मिला लेते हैं, ए को ई से भी मिला लेते हैं, तो कितना त्रिभुज बनता है 1 2 3, और तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा ना, क्योंकि देखिए ये बीडी भी आधार भी बराबर है, इस त्रिभुज का भी आधार बराबर है, इस त्रिभुज का भी आधार बराबर है ना, और ऊंचाई भी तो बराबर ही होगा। एक परपेंडिकुलर लंब डालेंगे कोई इस भुजा पर तो ऊंचाई भी बराबर हो, 1/2 भी कॉमन सब में, क्षेत्रफल यानी तीनों त्रिभुज का बराबर होगा। नहीं समझ में आया, देखिए बता देते हैं। जैसे कि त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा बीडी इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई एच हो जाएगा। अब एच जो है यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डाल दीजिए, मान लेते हैं ये एच है, ठीक, ये एच ही होगा, परपेंडिकुलर डालेंगे ऊंचाई, चाहे भुजा को बढ़ा के डालें या फिर भुजा के अंदर इसी त्रिभुज के अंदर हो जाए, कोई दिक्कत। अब त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी ई इंटू ऊंचाई फिर होगा एच हो जाएगा। फिर त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना ईसी इंटू ऊंचाई फिर वही एच, यही हो जाएगा। अब देखिए सब में क्या है बीडी और डीई और ईसी बराबर है ना, दिया हुआ है ना ईसी बराबर सभी, तो ये भी कॉमन हो जाएगा, ये भी 1/2 कॉमन, एच भी कॉमन, यानी तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो ये क्या होगा, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के 1 तिहाई में बटेगा ना, 3 भाग हो जाएगा। तो 39 है तो इसका कितना हो जाएगा 39/3 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा, ये भी 13, ये भी 13 हो जाएगा। तो आपसे पूछा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो 13 + 13 बराबर 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इसको कुछ करना नहीं था, बहुत ही सिंपल था, देखते ही मार देते, लेकिन इतना समझाएं आप लोगों को कि आप समझिए। बहुत सारे बेचारे हमारे भाई बहन हैं जिनको कुछ पता नहीं होता क्या है, ऊंचाई कैसे बढ़ाएं, कैसे क्या करें। तो उन लोगों के लिए हम पता लगे, हम भी खुद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा यूट्यूब पर आने का। ठीक, देखिए एक और सवाल है, और ये सवाल जो है डिविजिबिलिटी रूल का है। बोल रहा है यदि संख्या 356 yx 90 से विभाज्य है तो y - x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संख्या दिया हुआ आपके सामने 356 और ये y और x दिया हुआ, ये 90 से विभाज्य है। 90 से विभाज्य का मतलब क्या होगा कि 18 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 18 और 5 से डिवाइड होने के लिए मतलब 9 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9 से डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पर इन सभी संख्याओं का डिजिट को हम 9 के मल्टीपल देखेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 3 5 8 6 14 आ रहा। अब यहाँ पर हमको क्या करना, y + x का मान ऐसा रखना है कि या 9 का मल्टीपल आ जाए, या तो 4 रखिएगा तो 14 4 18 आएगा ना, या फिर 13 रखिएगा तो भी 14 + 13 27 आ रहा ना, या फिर 22 बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं आप, 22 रखिएगा तो क्या होगा, ये 1 डिजिट में नहीं बल्कि 2 डिजिट में आ जाएगा। 22 ज्यादा तो ज्यादा 9 + 9 एक डिजिट 18 सम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। 10 + 10 थोड़े करेंगे, 2 डिजिट का हो जाएगा ना, तो एक ही डिजिट का करना, या तो 4 रखेंगे या 13 रखेंगे। अब देखिए 9 का काम तमाम हम कर दिए। अब 5 के काम तमाम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लास्ट 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट के 1 अंक या तो 0 होना चाहिए या सम संख्या। तो यहां पर 0 यदि ले लेते हैं मेरे दोस्त, 0 ले लेते हैं, तो यहां पर y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 14 + 4 18 + 0 18, 9 से भी डिवाइड हो रहा, 2 से भी डिवाइड हो रहा। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है ना, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का यूनिट डिजिट या तो 5 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो। ध्यान रखिएगा 5 का मल्टीपल मतलब 5 हो या फिर 0 है, 5 ही और 0 हो। तो हम यदि 14 यहाँ क्या लिखे हैं, 1 मिनट, ये आ गया है 356, और यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह 4 रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, 9 से पहले डिविजिबल हो रहा है, 3 5 8 6 14 4 18, 9 से डिविजिबल हो रहा, सेटिस्फाई कर रहा। 5 से डिविजिबल हो रहा, 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 1 अंक या तो 0 हो या 5 हो, यही होता है ना बस। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के अंक क्या हो, या तो 0 हो या सम संख्या हो। ठीक, सम संख्या मैं लिख देता हूँ, सम संख्या। और 9 से डिविजिबल होने के लिए इन सभी संख्या के डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए, या वो जो सम आता है 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा कि y - x का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, y = 4 आ गया, x = 0 आ गया। तो आपसे पूछ रहा y - x मतलब 4 - 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया, यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट्स में बनाकर वीडियो डाल दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा, नहीं तो क्लास में ही मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। ठीक, देखिए एक और सवाल है, एवरेज का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बोल रहा वर्तमान में कक्षा 10 के यानी क्लास 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है, यानी 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है, यानी जो क्लास टीचर है ना उनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। तो पूछ रहा 5 वर्ष के बाद छात्रों और अध्यापक की औसत आयु कितनी है, 5 वर्ष के बाद बताना। तो सबसे पहले हम यदि कक्षा के जो 20 छात्र हैं और ये टीचर हैं, इनकी आयु का योगफल निकाल लेंगे, उसके बाद 5 वर्ष ऐड कर देंगे, जितना संख्या उससे डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं। तो जैसे देखिए
20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष दिया हुआ है। तो यदि इन 20 छात्रों का योगफल आयु का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 गुने 15.5 का मतलब क्या हुआ, 31/2। 31/2 वर्ष हो गया, ये 20 छात्रों के आयु का योगफल आया, कुल आयु का। अब देखिए फिर टीचर का आयु जोड़ लेते हैं, 47 वर्ष जोड़ लिए ना। अब देखिए ये टोटल हो गए 20 छात्रों प्लस टीचर के उम्रों का योगफल। लेकिन बोल रहा 5 वर्ष के बाद, ये तो वर्तमान उम्रों का योगफल है, 5 वर्ष के बाद मेरे भाई कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा में, तो और एज जुटेगा ना, एज जुटेगा ना। 5 वर्ष के बाद उम्र तो बढ़ेगा, तो 5 वर्ष के बाद जुटेगा तो कितना व्यक्ति है, देखिए सब में 5-5 वर्ष जुटेगा ना। ये 20 छात्र, इन सभी में पहला छात्र में भी 5 वर्ष जुटेगा, इसी तरीके दूसरा में, तीसरा में 20 छात्र में जुटेगा 5-5 वर्ष। और ये एक आदमी, ये भी है टीचर भी, 21 आदमी है, तो 21 प्रत्येक में 5-5 वर्ष जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 21×5 105। तो 105 वर्ष जो है ना एक्स्ट्रा में जुटेगा इन सभी के आयु में। बस हो गया कहानी। अब टोटल आयु का योगफल आ गया 5 वर्ष के बाद। तो एवरेज पूछ रहा, तो एवरेज पूछ रहा, हम कितना से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्त, तो जितना आदमी है तो कितना 20 को स्टूडेंट है, एगो टीचर है, तो 21 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कितना आ जाएगा, 10 बार में काटेंगे तो 310 आएगा, प्लस 47 आ जाएगा, प्लस 105 आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए 152 हो जाएगा, और 152 662 को हम 21 से डिवाइड करेंगे, 21 तिया 63, यही ना आ रहा है। 310 152 आपका 310 कितना आ रहा है, 2 6 462 आ रहा है। 1 मिनट, 462 तो क्या हो जाएगा, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42, कितना आ गया 22 वर्ष आ गया मेरे भाई इसका औसत आयु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लेकिन यहाँ पर ये मत कर देना 5 वर्ष के बाद सिर्फ 5 एक ही को ऐड कर देना, सिर्फ 5 एक ही को ऐड करना। ऐसा 20 छात्र है, 20 की 21 है, वो टीचर को तो नहीं लेना है। 5 वर्ष के बाद ऐसा थोड़े मास्टर साहब की उम्र नहीं बढ़ेगा, बच्चे का ही बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा ना। तो 5-5 वर्ष, तो 20 को छात्र है, इसका बढ़ेगा प्लस 1 21, तो 21×5 75 से 105 वर्ष जुटेगा। उसके बाद संख्या जितना उससे डिवाइड मार देंगे, एवरेज निकल गया, बस खत्म कहानी। देखिए एक और सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। बोल रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो ये सब देखकर हड़बड़ाना नहीं कि 20% बोल दिया है या कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, कुछ नहीं। जो आपको आता है पहले वो बना लीजिए, अपने आप आंसर निकल जाएगा। जैसे कि दिया हुआ 5 किलोमीटर चाल दिया हुआ और समय दिया हुआ 1.5 मतलब 1.5 घंटा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्कूल से घर तक का दूरी निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल कितना है 5 है और समय कितना है 1.5 का मतलब 1.5 का मतलब 3/2 है, 3/2 है। तो ये क्या आ जाएगा 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है स्कूल से घर तक का है। ठीक, अब बोलना समय को 20% कम करने, तो पहले समय कितना था, पहले समय था 3/2 था, 3/2 घंटा था। अब इसमें 20% की कमी करते हैं तो इसका 3/2 का 80/100 लिख देंगे ना। आपको परसेंटेज में बताया है ना कि किसे कम करना है कैसे बढ़ाना है, तो जितना कम कर रहा है उतना 100 से प्लस माइनस करके 100 से डिवाइड कर देंगे। ज्यादा रहता तो 120/100 करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 4/5 आ रहा है ना, अब ये 2 से कट जाएगा, 6/5 आ रहा। अब देखिए 6/5 समय आ गया। अब इतना समय में और वही डिस्टेंस बोल रहा है स्कूल से घर तक की दूरी को तय करने में चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। सबसे पहले हम चाल निकाल लेते हैं, उसके बाद कंपैरिजन कर देंगे कितना बढ़ रहा है नहीं। अब देखिए चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी कितना था 7.5 था, 7.5 का मतलब 15/2 ही दूरी था ना, 7.5 का मतलब 15/2 दूरी बटे समय, समय कितना है 6/5 है, तो 6/5 ऊपर चला जाएगा, चल जाएगा ना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 2 तिया 6 5 तिया 15, ये हो जाएगा 25/4
4 क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए चाल में। तो चाल पहले कितना था 5 था मेरे दोस्त, पहले 5 था, अब कितना हो गया 25/4 हो गया। ठीक, 1 मिनट लाइट कट गई है, कोई बात नहीं, हम लोग अपना जो है ना कारवां रोकने वाले नहीं है। तो अब देखिए 5 आया, अब 25/4 आया, देखिए 6.25 आ रहा है, 6.25 आ रहा है ना, तो 5 से 6 बढ़ तो गया ना। यही बोल रहा बढ़ा है, लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ा है ये बताइए, प्रतिशत में पूछ रहा। तो कोई बात है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, पॉइंट में मत लाना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। देखो 20 हो गया पहले चाल, अब 25 हो गया। पिछले क्लास में भी ये लॉजिक बताए थे। तो चाल तो बढ़ा ही है, कितना प्रतिशत से बढ़ा, तो पहले अंतर ले लेंगे 5 का, और बढ़ने का केस में क्या करेंगे छोटा वैल्यू नीचे ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 25% जो है ना वो चाल बढ़ेगा। 5 चौका 20, 4 25 100, तो 25% चाल बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। यहाँ पर सीखने वाली बात है, सबको बता देना 5 और 25/4, इसको पॉइंट में कंपेरिजन मत करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। और मान लेना थोड़ा देर के लिए चाल पहले 20 था 25, कितना परसेंट बढ़ा आप कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक कर दीजिए वीडियो। देखिए एक और सवाल है, टाइम एंड बर्थ का है। बोल रहा कि मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है, और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। तो काम पूरा होने पर 930 रुपया के लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ आप नोट कर लीजिएगा यदि नहीं पता है तो। देखिए 3 व्यक्ति की तुलना कर रहा है, मोहन का तुलना कर रहा है, उसके बाद रजनी है, उसके बाद रिजवान है, ठीक है ना। रजनी है माइनस कर देते हैं, और रिजवान जो है लड़का है प्लस कर देते हैं। बोल क्या रहा, मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है, और रिजवान जो है ना, और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम करता है। तो सबसे पहले हम रिजवान का मान लेते हैं 100% कैपेसिटी है, 100% कैपेसिटी है, तो मोहन कितना करेगा। तो बोल रहा है रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम करता है, तो 20% अधिक काम करता है मतलब 120 काम करता है, ये हो गया। अब जो है बोल रहा है कि मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है, तो इसका 25% कम काम करवाइए रजनी का, तो वो 120 का 25% कम कराएंगे तो 75/100 लिखेंगे ना। हाँ, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे 15 छकी 90 आ रहा, 15 छकी 90, यानी 90 काम कर रही है, बस हो गया। अब देखिए इस सबको हटाते हैं, अब इन सभी का जो है ना तीनों का कैपेसिटी आ गया, इफिशियंसी आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले छोटा कर लेते हैं, जितना संभव हो सके ना छोटा कर लीजिए, 12 9 10। अब इन सभी का इफिशियंसी है, ठीक। ध्यान रखिएगा टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी जो है ना, जो मजदूरी बढ़ता है वो इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है, और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मजदूरी बढ़ता है। समझ में आया। जैसे मजदूरी जितना दिया हुआ है ना उसी रेशियो में ये है ना इफिशियंसी, इसी रेशियो में ये बढ़ जाएगा। और यदि टाइम का रेशियो दिया हुआ रहता तो इसका रिवर्स में बढ़ता मजदूरी, क्योंकि टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो इफिशियंसी जिसका ज्यादा रहेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इफिशियंसी के रेशियो में बांटना है मजदूरी। अब देखिए पूछ रहा मोहन का हिस्सा कितना है, तो मोहन का हिस्सा कितना है 12 है ना। 12 है का मतलब 12 का मल्टीपल देखिए क्या 3 और 4 का मल्टीपल है, 3 और 4 का मल्टीपल निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखिए 12 का मल्टीपल पूछ रहा है मोहन का हिस्सा, 3 और 4 होना चाहिए मल्टीपल 3 और 4 का। तो देखिए 3, ये 3 का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये 3 का है, 4 का भी ये हो सकता है, ये 3 का भी है 4 का भी है, ये जो है ना 3 का नहीं, ऑप्शन बी एलिमिनेट। अब 2 ऑप्शन आ गया तो निकालना पड़ेगा। अब देखिए 12 और 9 कितना है 21, 21 10 31, 31 का वैल्यू कितना है 930 दिया हो, यही बोली इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ेगा। तो 1 बराबर क्या आएगा 30, तो मोहन का पूछा है, मोहन का कितना है 12, 12 बराबर 36 मतलब 360 रुपया मोहन को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। देखिए हमको लगा 3 और 4 का है ना एक ही मल्टीपल हो सकता है, लेकिन 2 है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से कर लेना, और एग्जाम में यही दिमाग लगाना, पहले कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर निकालेंगे, दिक्कत क्या, दोनों तरीका से बता रहे हैं ना।
तो ये ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट्स बताएं किस रेशियो में बटेगा धन। ठीक, देखिए एक और सवाल है और ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। बहुत ही सिंपल सवाल है और हाइट एंड डिस्टेंस में एक ही बात याद रखिए, आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए। यदि आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो 90% क्वेश्चन वहीं पर समाप्त कर लेते हैं, बाकी 10% कैलकुलेशन है जो कि आपके हाथ में है। तो देखिए बोल रहा है एक गार्ड जो है ना समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। तो पूछ रहा है टावर के आधार से नाव की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समुद्र तल से 180 मीटर बना लेते हैं ऊंचाई की एक जो है प्रेक्षण टावर है। यहाँ से ऊपर में बैठा हुआ है एक गार्ड है और ये दुश्मन के नाव को देखता है। दुश्मन के नाव ये मान लेते हैं पानी है, ये पानी है ना, ये पानी है, तो दुश्मन के नाव को मान लेते हैं इस पॉइंट पर देखता है। तो इस पॉइंट पर देखने के बाद उसका अवनमन कोण जो है ना वो 60 डिग्री बनता है। 60 डिग्री बोल रहा है ना, 60 डिग्री बनता है। तो बोल रहा है फिर टावर के आधार से, यानी टावर के आधार से इन नाव के बीच की दूरी क्या है। यानी आपसे पूछ क्या ना इसका आधार पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है, ये देखिए टेन थीटा लगा दीजिए। ये क्या होता है, ये 60 डिग्री का सामने √3 होता है और ये 1 होता है, यानी √3 बराबर दिया हुआ है 180। तो एक का मान पूछ रहा है, यही तो है ना, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस नाव और इस टावर के तल से। तो देखिए एक बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे √3 इंटू √3। रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, ऑप्शन जिस फॉर्म में रहे उसी फॉर्म में। तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे 60 √3 मीटर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 60 √3, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में कोशिश करिएगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप फिगर ड्रॉ करिए, बाकी कोई दम नहीं है, फिगर पर ही आधारित है। ठीक, देखिए एक और सवाल आया है, एलसीएम और एचसीएफ का है, इसीलिए ना बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। कितना बार बनाए हैं ना जाने ऐसा सवाल, तो एक ही सवाल आते रहेगा, बस रिपीट, सिर्फ डिजिट चेंज होगा। बोल रहा दो संख्याएं 19:17 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक 11 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे ही आपको बोला कि उनका एचसीएफ दिया हुआ 11, तो ऑप्शन पर सीधे चले जाइए। दो जोड़ा संख्या जो दिया हुआ 4 जोड़ा, इन सभी का देखिए किसका एचसीएफ 11 है, तो इसका एचसीएफ 11 दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इसका एचसीएफ दिख रहा है 11 से कट रहा, ठीक है, ये दिख रहा, ये हो सकता है। ऑप्शन सी का 11 एचसीएफ दिख रहा, नहीं दिख रहा। ऑप्शन डी का 11 एचसीएफ दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात जो है ना 19:17 में हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इसी तरीके का टेक्निक अपनाना है, लॉजिक। ठीक, लेकिन देख रहे हैं ऑप्शन और हो सकता है होगा, तो क्या करना है, जैसे दो संख्याएं हैं 19:17 के अनुपात में दिया हुआ है, तो मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी रेशियो दिया रहता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, उसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ रहता है। आप मान लीजिए या तो x मान लीजिए या फिर k मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड। आप देखिए इन दो संख्याओं में यदि मैं आपसे पूछूं एचसीएफ कौन है मेरे दोस्त ये बताओ, तो बोलिएगा एचसीएफ दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही एचसीएफ होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, x है, और जो कि बोल रहा है एचसीएफ 11 है, यानी x का वैल्यू ये 11 बता रहा है, यानी 19 के साथ मल्टीप्लाई है 11, इधर भी 17 के साथ मल्टीप्लाई है 11, है ना। तो यही दोनों संख्याएं क्या हो जाएगा, 9 10 को 0 बाकी 1 1 1 2। अब ये कितना हो जाएगा 7 8 1 187 आ जाए, 209 और 187, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर यही आ गया। तो इतना नहीं करना, इतना आपको बताएं सिखाने के लिए। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन से टंग जाइएगा, नहीं बनेगा जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालिएगा, तो वहां पर ये काम करेगा मेथड, और नहीं तो आपको ऑप्शन के माध्यम से तो बताइए। तो हर तरीके से आपको प्रिपेयर कर देंगे, जितना मेरे अंदर है ना सब आपके अंदर डाल देंगे। बस पेशेंस के साथ रहिए, थोड़ा सा क्या करिए, सपोर्ट करिए हमको, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक साथियों, देखिए फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया है और इसी सेट में देखिए 2-2 आ गया, इसीलिए ना बोलते हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए। जो बोलते हैं आप विश्वास करके करिए, रिजल्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि नदी के किनारे पर खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा
60 डिग्री का अंतरित कोण बनाता है। वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है और देखता है कि कोण 30 डिग्री हो गया, तो पूछ रहा नदी की चौड़ाई कितनी है। तो फिर से वही काम, फिगर हम पहले ड्रॉ करेंगे, बिना फिगर का होने वाला है नहीं। तो देखिए मान लेते हैं ये जो है आपका नदी है, नदी की ये चौड़ाई है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक नदी की चौड़ाई है। अब यहाँ पर है ना एक आदमी है और यहाँ पर देखता है दूसरे चौड़ाई, दूसरे तरफ नदी के दूसरे तरफ एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ, इस पेड़ का एंगल देखता है तो वो 60 डिग्री पाता है, 60 डिग्री पाता है। ठीक, अब वह किनारे से क्या होता है 36 मीटर पीछे चला जाता। तो ये देखिए किनारा है तो इधर पीछे जाएगा, 36 मीटर चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो अब एंगल का वेरिएशन जो है ना वो 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या नदी की चौड़ाई, यानी ये पूछ रहा है क्या होगा। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करेंगे ना, यहां पर जब एंगल का वेरिएशन देखिए डायरेक्ट आपको हम बता रहे हैं, आप देख लीजिए, जाकर सर्च मारिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा एक क्लास है, बताएं पूरे। जब एंगल का वेरिएशन तरह तरह से होता है ना, उसमें डायरेक्ट आपको ऊंचाई और इस बेस के बीच का रिलेशन बताएं। देखिए जब एंगल का वेरिएशन 30 से 60 डिग्री हो जाता है ना, तो ये h है ना, तो इसका बीच का रिलेशन होता है h बराबर होता है √3/2 इंटू ए होता है। ए का मतलब ये होता है, ठीक है, ये एंगल का वेरिएशन जितना से होता है ना ये होता है। फिलहाल ये भूल जाइए, ठीक, अभी ये भूल जाइए, निकालना तो यही है। अब ये होता है वेरिएशन 30 से 60 डिग्री में ए का डिस्टेंस होता है, तो ऊंचाई और ए के बीच का रिलेशन होता है h बराबर √3/2 है। h बराबर क्या हो जाएगा √3/2 इंटू ए का मान कितना है 36 है, तो क्या हो जाएगा आपका 18√3। ये 18√3 आ गया है आपके सामने, तो ये नहीं निकलेगा। अब देखिए 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 होता है, ये असल में √3 होता है ना 60 डिग्री के सामने, और ये 1 होता है। तो √3 क्या किया, एक्स्ट्रा में 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स्ट्रा हो गया। आप दोनों किनारों के बीच की दूरी कितना 18 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। और देखिए एंगल ऑफ वेरिएशन ये बताया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक बताएंगे ना, इसी पर निर्भर है, तुरंत कर दोगे मेरे भाई, ये तुरंत हो गया ना। देखिए जब इतना पता था तब ना होगा, तो आप जो बोलते हैं उतना कर लीजिए, आंख बंद कर कर भरोसा करिए, मैं इस चीज से गुजर चुका हूं इसीलिए बोल रहा हूं। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 एवं 4 से गुणा किया जाता है और उनके गुणनफल को जोड़ने से प्राप्त संख्या जो है 74 है। तो पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या कितनी है। तो आरोही क्रम में 3 क्रमागत पूर्णांक लेते हैं, पहला ले लेते हैं x लेंगे, दूसरा जो लेंगे वो x + 1 हो जाएगा, क्रमागत संख्या बोल रहा तो एक एक जोड़ते चले जाएंगे, तीसरा ले लेंगे x + 2 ले लेंगे। ये तीनों क्रमागत आरोही क्रम में हम लिख लिए। अब इन सभी को बोल रहा है 2 से, 3 से और 4 से गुणा किया जाता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें और 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो योगफल आता है ना, गुणनफल को जोड़ने पर संख्या आता है वो आता है 74। तो 74 आता है, जोड़ देते हैं इन सभी को तो टोटल 74 आ रहा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस हो जाएगा 3x + 3 प्लस 4x + 8 बराबर 74। कितना होगा 2, 3, 5, 4, 9x बराबर हो जाएगा। ये 74 में से उधर घट जाएगा, 3, 8, 11 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा, 63 ही आ जाएगा ना। हाँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो सबसे बड़ी संख्या x + 2 ही है ना। तो x + 2 मतलब 7 + 2 आपसे पूछ रहा है, तो टोटल हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा एक वर्ग का विकर्ण रूट 200 सेंटीमीटर है, यदि आयत की भुजाएं 5:2 के अनुपात में है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो पूछ रहा आयत की लंबाई कितनी है। देखिए वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 × a होता है। √2a बराबर दिया हुआ √200 दिया हुआ ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका √200 √2 हो जाएगा। इतना ही रहने दीजिए, अभी कुछ नहीं करना।
अब बोल रहा आयत के भुजाएं दिया हुआ है 5:2 के अनुपात में, जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे देखिए तो 200/2 हो जाएगा। √200 के स्क्वायर 200 ही होगा, √2 के स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, जो कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 5x × 2x। हमेशा रेशियो बोले ना, इसमें कुछ ना कुछ एक वेरिएबल लगा रहता है, तो x लगा लिए, x लगा लिए, तो क्या आ जाएगा, आप देखिए 100 आ जाएगा, 100 बार में कटेगा, ये 5 दूना 10, 10 आ जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, x × x स्क्वायर बराबर 10 आ गया। तो आपसे पूछ रहा आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई कितनी है, तो 5x है ना, आयत की लंबाई यही 5x है ना, 5x। तो 5 × x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका √10 आ जाएगा, 5 × √10। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 5 × √10। तो देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए √10 × 25 लिख सकते हैं ना, 25 का ही तो 5 बाहर आया है ना, तो रूट क्या हो जाएगा, 250 आ जाएगा, यही दिया हुआ आपके ऑप्शन में। तो ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे हम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नहीं तो आप सभी को ऑप्शन से निकालिए रूट के, ये भी निकालिएगा, 5 रूट आपका आएगा 10 आ जाएगा, ठीक, और रूट से निकालिएगा तो 5 √ 10 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए एक और सवाल है, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, और ये जो है शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। बोल रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंदर से जीत हासिल की। तो पूछ रहा अमान्य मतों की संख्या कितनी थी, यानी इनवैलिड वोट कितने थे, ये आपको बताना। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, मान लेते हैं ये पहला कैंडिडेट है और ये दूसरा कैंडिडेट, ठीक, 2 कैंडिडेट है। पहला कैंडिडेट को बोल रहा कि 48% हारने वाले उम्मीदवार को मिल रहा है, मान लेते हैं पहला कैंडिडेट हारने वाला है, इसको 48% मत मिल रहा है, ठीक। आप बोल रहा है उसके प्रतिद्वंदी को जो है ना, उसके अपोजिशन को 6000 मत अधिक मिलता, और उसने 3% मतों के अंदर से जीत हासिल की। तो यहाँ पर देखिए यदि ये 3% अंतर नहीं होता और ये इनवैलिड वोट नहीं होता, तो इस हारने वाले को 48% मिला, तो जीतने वाले को कितना मिलता, 52% मिलता ना, 52%। अब तो अंतर कितना का हो जाता, तो बोलिएगा 4% का अंतर, लेकिन बोल रहा 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, मतलब इससे 1% कम होगा, यानी 51% होगा, ये 51% होगा। तो इनवैलिड वोट कितना हो जाएगा, तो इनवैलिड वोट बोलिएगा 1% हो जाएगा, बाकी हो जाएगा बस, अब कोई दम नहीं रहा क्वेश्चन। अब बोल रहा 3% मतों के अंदर से जीत हासिल किया, मतलब 3% जो इसको मिलता है जीतने वाले को ज्यादा, वो किसके कारण मिलता है, 6000 मत अधिक, इसी के कारण 3% के कारण उसको मिल रहा ना। तो 3% का वैल्यू 6000 है मेरे भाई। तो पूछ रहा इनवैलिड मतों की संख्या, तो इनवैलिड मत कितना है, 1% है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 दूना 6, 2000 वोट्स आ गए, 2000 मत आप कर दीजिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। कोई दम नहीं था, क्वेश्चन बढ़िया था, लेकिन यदि आप तरीका से बनाइएगा तो सब क्वेश्चन बनेगा मेरे। बाकी मैं आपका साथ हूँ, आपके भाई हूँ, हर वक्त में काम दूंगा, जो भी स्टडी से रिलेटेड होगा प्रॉब्लम आप बताइएगा हमको, ठीक। तो एक बार और याद दिला दें, क्लास समाप्त करने से पहले वीडियो को जो भी भाई अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक कर जाइए, लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर संभव कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।